जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, क्लास 11th और 12th के लिए हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संश्लेषण। और इसमें आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 आप लोगों का क्लास हो चुका है परसों। अगर आप लोगों ने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देखिए, जिससे आपको दूसरी क्लास समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ट्रांसलेशन और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास को भी समाप्त कर लिया है। एकदम बेसिक से शुरुआत है बच्चों। और इसके पहले वाले में हम लोग शुरुआत किए थे सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। उसमें पहला एक तरीका हमने बताया था और वो तरीका ये था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे और एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब उसके बाद हमें आज दूसरा तरीका देखना है। कुल मिलाकर के 8 तरीके हैं, तो आज हम लोग अगले पर चल रहे हैं। दूसरा तीसरा जो भी हो पाएगा जितना उतना देखा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। अब सोचेंगे इन्फिनेटिव क्या है, तो इन्फिनेटिव के लिए मैं आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव में होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा सिंथेसिस करने के नियम। इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा सिंथेसिस करने के कौन से नियम हो सकते हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला नियम क्या कह रहा है। नियम कह रहा है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग प्रायः उन वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिनसे उद्देश्य, कर्तव्य या परिणाम का बोध होता है। मतलब या तो उद्देश्य का बोध हो रहा हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम कहते हैं। कर्तव्य यानी ड्यूटी या फिर रिजल्ट का अगर ज्ञात हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग अक्सर करते हैं जोड़ने के लिए। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव चाहे एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, इसके पहले टू का प्रयोग जरूर करो। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में है तो भी टू का प्रयोग करो और पैसिव वॉइस में है तो भी इन्फिनेटिव के पहले टू का प्रयोग आपको करना है। साथ ही साथ क्या करना है बच्चों की पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा के पैटर्न का प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए इन्फिनेटिव आपका पैसिव वॉइस में है तो उसमें क्या करेंगे, टू करेंगे, उसके बाद में बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैटर्न का प्रयोग करेंगे, उसके थर्ड फॉर्म के रूप का प्रयोग करेंगे। और एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के पैटर्न का प्रयोग करना है। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में है तो टू लिखो, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, तो ये एक्टिव बन जाएगा। पैसिव में क्या करना है, तो पैसिव में टू के साथ में बी लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। एक्टिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यहाँ पर देखिए हमने बता भी दिया है कि जो इन्फिनेटिव होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो सिंपल इन्फिनेटिव होता है, एक होता है सिंपल इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की हिंदी होती है क्रियावाचक संज्ञा। ये वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है या विशेषण का कार्य करता है। और दूसरा होता है बच्चों जीरंडियल इन्फिनेटिव। दूसरा क्या होता है, जीरंडियल इन्फिनेटिव होता है, लेकिन दोनों जगह पर टू का प्रयोग होगा। तो अब बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम कहाँ पर कैसे जानेंगे कि ये जीरंडियल है या फिर सिंपल है। तो चलिए उस कन्फ्यूज़न को भी हम दूर कर देते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, नाउन प्लस वर्ब का कार्य करता है। जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है यह या तो संज्ञा का कार्य करेगा या फिर क्रिया का कार्य करेगा। और जीरंडियल इन्फिनेटिव एडजेक्टिव प्लस वर्ब का कार्य करता है। मतलब क्रिया के बारे में तो बता ही रहा है, साथ ही साथ एडजेक्टिव का कार्य करता है। सिंपल इन्फिनेटिव क्रिया के बारे में बता रहा है, साथ ही साथ संज्ञा का कार्य करता है। और सिंपल इन्फिनेटिव का चिन्ह नानी ने, अर्थात हिंदी में जब सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो हिंदी में उसका अर्थ होता है क्रिया के अंत में नानी ने, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, कूदना, इस तरीके से। और जो जीरंडियल इन्फिनेटिव का चिन्ह है हिंदी में वो के लिए होता है, जैसे पढ़ने के लिए,
घूमने के लिए, जैसे कहते हैं ना मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो इसमें क्या है बच्चों, जीरेंडियल इन्फिनेटिव है। और मैं पढ़ना चाहता हूँ तो ये सिंपल इन्फिनेटिव है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे सेपरेट में अलग अलग वाक्य में है ही हैज़ 2 सन्स, उसके पास 2 बेटे हैं। और ही हैज़ टू एजुकेट देम, उसे उन्हें शिक्षित करना है। क्या करना है बच्चों, उसके पास 2 बेटे हैं, उसे उन्हें शिक्षित करना है। अब कंबाइंड में सोचेंगे कि क्या करें, तो करना क्या है, ही हैज़ 2 सन्स, उसके पास 2 बेटे हैं, टू एजुकेट शिक्षित करने के लिए। देखिए 2 बेटे हैं, उनको शिक्षित करना उसका कर्तव्य है, एकमात्र उद्देश्य भी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि उसके पास शिक्षित करने के लिए 2 बेटे हैं और ये कंबाइंड सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि द सर्वेंट वाज ए थीफ। द सर्वेंट वाज ए थीफ मतलब नौकर एक चोर था। और मदर फाउंड दिस, माता जी ने इसे पाया। तो देखिए नौकर कैसा था, तो नौकर एक चोर था और माता जी ने इसे प्राप्त किया। तो क्या करेंगे, माता जी ने ही तो प्राप्त किया है, तो लिखेंगे मदर फाउंड द सर्वेंट, माता जी ने नौकर को पाया, टू बी ए थीफ, चोर होना। माता जी ने नौकर का चोर होना पाया। और ये हमारा हो गया कंबाइंड सेंटेंस। यहाँ पर क्या है बच्चों, परिणाम है। नौकर का चोर होना पाया जाना क्या है, रिजल्ट है, परिणाम है। अगला देखते हैं तीसरा वाक्य क्या कह रहा है। तीसरा वाक्य कह रहा है कि ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता था। शिक्षित करना चाहता था तो ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसे अमेरिका भेज दिया। अब बताओ अपने बेटे को अमेरिका भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था, शिक्षित करना। तो यहाँ पर उद्देश्य प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब उद्देश्य प्रकट हो रहा है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करो। तो क्या किया उसने, ही सेंट हिम टू अमेरिका है ना, तो किसे हिम किसके लिए कहा गया, हिज सन के लिए। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, काहे के लिए, टू एजुकेट हिम, उसे शिक्षित करने के लिए। उसने अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अमेरिका भेज दिया। चौथा देखते हैं बच्चों। चौथा कह रहा है कि राम इज़ वेरी पुअर, राम बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई बुक्स, वह किताबें नहीं खरीद सकता है। मतलब राम के गरीबी का परिणाम ये है कि वह किताबें खरीद ही नहीं सकता है। तो क्या करेंगे कंबाइंड में, कंबाइंड में करेंगे राम इज़ टू पुअर टू बाई बुक्स, मतलब राम किताबें खरीदने के लिए बहुत अधिक गरीब है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक वाक्य, जो दूसरा वाक्य हम लोगों का है, इसमें इन्फिनेटिव आपका पैसिव में है, बाकी सभी आपके क्या हैं, आपके सभी एक्टिव में हैं। अब इन्फिनेटिव वाला ख़त्म हुआ, तो अगला प्रयोग है बच्चों। तीसरा तरीका क्या है सिंपल से सिंपल बनाने का, बाय यूजिंग ये प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक का नाउन और जीरंड, संज्ञा या जीरंड का प्रयोग करके। एक चीज़ और ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ये सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और देखते हैं, कह रहे हैं प्रीपोजिशन को नाउन या जीरंड के साथ में प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर नियम क्या है बच्चों, देखिए प्रीपोजिशन नाउन या जीरंड के प्रयोग द्वारा सिंथेसिस करने के नियम में पहला नियम है, पहला नियम क्या है कि प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद प्रयोग किए गए नाउन या जीरंड, क्या करना है कि प्रयोग किए गए नाउन या जीरंड, जीरंड क्या होता है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी होता है, का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसके बाद में यानी प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद में चाहे नाउन हो चाहे जीरंड हो, उनका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपको उसे नाउन के सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में कर लो। चलिए अब देखते हैं और एक नोट देख लेते हैं।
कि जीरंड भी इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल की तरह डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर इसे डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है तथा वाक्य में नाउन का कार्य करता है, यानी कि संज्ञा का कार्य करता है। अब देखते हैं उदाहरण को। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और यहाँ से समझने का प्रयास करो। सेपरेट वाक्य है बच्चों। ही विल डू इट, वह इसे करेगा। ही श्योर, उसे विश्वास है। अब यहाँ पर देखिए श्योर, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, तो इधर वाले में इज है और इधर वाले में डू है। तो क्या इज को हम बीइंग बदलेंगे, तो तब बदलते जब इधर भी ऐसा होता। तो क्या करेंगे, ही श्योर ऑफ, श्योर के बाद में आप देखो प्रीपोजिशन लग गया। ही श्योर ऑफ डूइंग इट, वह उसे यह करने का विश्वास है या वह इसलिए निश्चित है। तो ये आपका सेपरेट से कंबाइंड बन गया। दूसरा वाक्य देखते हैं बच्चों। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, राम सोल्ड हिज बुक, राम ने अपनी किताब बेच दी। क्या कहा गया कि राम ने अपनी किताब बेच दी और ही गॉट 2 रुपीज़ फॉर इट, उसने इसके लिए 2 रुपये पाए। देखिए कैसे क्या होगा, राम सोल्ड, राम ने बेचा, हिज बुक अपनी किताब, राम ने अपनी किताब बेच दिया और काहे के लिए, 2 रुपये के लिए। फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो राम सोल्ड हिज बुक, राम ने अपनी किताब बेच दी, फॉर 2 रुपीज़, 2 रुपये के लिए। क्या किया, राम ने अपनी किताब 2 रुपये के लिए बेच दिया। देखिए या तो नाउन का प्रयोग करना है या फिर क्या करना है, जीरंड का। तो यहाँ हमें 2 रुपीज़ मिल रहा है, इसके पहले हमने फॉर लगा दिया। तो ना कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह जीरंड लगाना है या हर जगह नाउन लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाना है। और हमने यहाँ पर 2 रुपीज़ लगा दिया, तो राम ने 2 रुपये के लिए अपनी किताब बेच दी। तीसरा कह रहा है बच्चों, जॉन इज़ इल, जॉन बीमार है। क्या कहा गया कि जॉन बीमार है। ही हैज़ हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। राम बीमार है, उसे तेज बुखार है। क्यों क्यों है उसे तेज बुखार, तो देखिए मतलब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो जॉन इज इल, राम बीमार है, राम बीमार है और कितना, कैसे बीमार है, विथ हाई फीवर, तेज बुखार से। राम तेज बुखार से बीमार है। देखिए बीमारी वाले में विथ का प्रयोग होता है, जैसे या फिर फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो जब बुखार की बात आए तो विथ का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि जॉन इज इल विथ हाई फीवर, जॉन तेज बुखार से बीमार है। चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा गया है और इस तरीके का सेम वाक्य आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। सी हैज़ फेल्ड, वह असफल हो गई है। सी हेयर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। वह क्या हुई, असफल हो गई, समाचार को सुना और क्या हुआ, मूर्छित हो गई। तो सबसे पहले देखिए हियर क्या हुआ, पहला काम भैया, फेल तो हुई वो तो ठीक है, लेकिन उसने समाचार सुना उसके बाद मूर्छित हुई। तो हियरिंग द न्यूज़, लेकिन आन इसके पहले नहीं लगा देंगे तो पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा। तो आन हियरिंग द न्यूज़, अब ये क्या हो गया, जीरंड हो गया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। अपनी असफलता का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गई। इसके बाद में अगला देखते हैं 5वां वाक्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है बच्चों, सेपरेट में कह रहा है कि ही डिड नॉट वर्क एट ऑल, उसने बिल्कुल भी कार्य नहीं किया। ही पास्ड, वह पास हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, उसने कार्य बिल्कुल भी नहीं किया, पास भी हो गया। तो देखिए इंस्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद भी, नॉट वर्किंग, ना कार्य करने के, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी कार्य ना करने के बावजूद भी, ही पास्ड, वह पास हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों के अर्थ में लगभग ने मिल रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव में कुछ जगह पर के लिए भी मिल रहा है और जीरंड में हर जगह पर क्या हो रहा है बच्चों, तो जीरंड में हर जगह पर नानी ने ही मिल रहा है। चौथा प्रयोग हम लोग देखते हैं। चौथे में है कि बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन,
मतलब एक संज्ञा या फिर फ्रेज इन एपोजिशन, जिसको समानाधिकरण कारक कहते हैं, एक संज्ञा या समानाधिकरण कारक के प्रयोग के द्वारा। तो ये कैसे होता है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पर देख लें कि इससे संबंधित नियम, सिंथेसिस करने का नियम क्या है। तो सिंथेसिस करने का नियम कह रहा है बच्चों कि जब दो नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जैसे मान लीजिए दो संज्ञाएं हैं लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही वस्तु के लिए दोनों संज्ञाओं का प्रयोग किया गया हो, तो बाद वाले नाउन का वही केस अर्थात कारक होगा जो पहले वाले नाउन का होता है। बाद वाला नाउन उसी केस में या उसी कारक में होगा जो पहले वाले का होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, केस इन एपोजिशन, जिसका अर्थ होता है पास पास में रखना, कोई चीज़ नज़दीक नज़दीक में रखना, करीब करीब में रखना, उसे ही क्या कहते हैं, केस इन एपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने कहा इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इज नो मोर, मतलब इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री अब नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इंदिरा गांधी के लिए ही यह भी तो कहा गया है कि डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों संज्ञाएं हैं और दोनों संज्ञाएं एक ही के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, दोनों एक ही के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है बच्चों, अब इसका हम लोग देखते हैं उदाहरण से और वहाँ से इसको कंबाइन करते हैं। सेपरेट में कहा गया टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि, टैगोर की सबसे अधिक प्रसिद्ध कार्य गीतांजलि है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, ये छोटी छोटी कविताओं का एक संग्रह है, यह छोटी छोटी कविताओं का एक संग्रह है। कंबाइंड में देखते हैं, देखिए टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि, टैगोर की जो सबसे अधिक प्रसिद्ध कार्य है वो क्या है, गीतांजलि है। क्या है गीतांजलि, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, मतलब छोटी छोटी कविताओं का संग्रह, यानी टैगोर का सबसे प्रसिद्ध कार्य गीतांजलि छोटी छोटी कविताओं का एक संग्रह है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, गीतांजलि और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स एक ही के लिए कहा गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरे में कह रहा है सेपरेट में है किरण गॉट ए प्राइज, किरण ने एक पुरस्कार प्राप्त किया। सी इज माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। क्या कहा गया कि किरण ने एक पुरस्कार प्राप्त किया, वह मेरी पुत्री है। अब किरण कौन है, तो माई डॉटर है, मेरी पुत्री है। क्या किया है, गॉट ए प्राइज, एक पुरस्कार पाया। किरण और माई डॉटर एक ही व्यक्ति के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, केस इन एपोजिशन या फ्रेज इन एपोजिशन होगा। तीसरा देखते हैं बच्चों, आई सा द कुंभ फेयर, मैंने कुंभ मेला देखा। इट वॉज द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, ये अपने तरीके का सबसे अच्छा था। मैंने कुंभ मेला देखा और यह अपने तरीके का सबसे अच्छा मेला था। अब देखो कुंभ मेले की विशेषता क्या थी कि सबसे अच्छे तरीके का था, तो क्या कहा गया कि आई सा द कुंभ फेयर द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, मैंने कुंभ मेला अपने तरीके का सबसे बेहतर देखा था भैया। तो यहाँ पर द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड इसी के लिए प्रयोग हुआ है, कुंभ फेयर के लिए ही। तो इस प्रकार से एक और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ही वॉज एन इटालियन, वह एक इटली था, मतलब इटली का निवासी था। तो कोलंबस कौन था, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, यानी कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज एन इटालियन। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, कैसे, हम ऐसा भी लिख सकते थे कि कोलंबस एन इटालियन, कोलंबस एन इटालियन, उसके बाद में लिख देते कि डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये भी बन जाता। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज इसे समाप्त किया। अब देखते हैं, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे सभी क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए,
इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। इसका आपको कोई अगर सुझाव है तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।